कि 2 मिनट आप बहुगुणा जी पर रोशनी डाल दें। तालियों का इस्तेमाल करो। वाकई आज की मजलिस बहुत अच्छी है, कम लोग हैं, सभी लोग नहीं, हेलो, यस, वो तो वैसे ही बोल सकते थे। बार एक प्लीज प्लीज जनाब सदर, शुराए कराम और हाज़िरे, जो निकाब रुख उठाती तो ये कैद भी लगा दी, उठी निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुंचे। अब मैं क्या कहूँ, आखिर में मुझे ये कहना पड़ेगा कि जज्बे शौक मेरा तुमने उभारा क्यों था, मुझसे नफरत थी अगर मुझको पुकारा क्यों था। मुझे आवाज भी दी, गदल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, तो जरा रस्ता को आवाज देना। अब 2 मिनट तो मामला तो एनीवे, मुझे खुशी है कि मुझे आपके बीच में हाजिर होने का मौका मिला। कमरा गाने के मुशायरे में जिसका अयूब साहब ने तस्करा किया, मुझे बार बार आने का मौका मिला है और इंशाअल्लाह साजिद आज़मी साहब याद करते रहेंगे तो मैं हाजिर होता रहूंगा। वाकया यह है कि मुझे दिल्ली में होना चाहिए था और आई वॉज नॉट इन पोजिशन टू अटेंड दिस प्रोग्राम, लेकिन मैं सोचा कि जब वो बड़े बड़े मुशायरे जो साजिद आज़मी ने कराए हैं उसमें कोई दो राय नहीं। मैंने इस मुशायरे में ऐलान किया था, कहा था, उसको दोहराता हूं इस नशिस्त के अंदर कि पूरे इस खित्ते आजमगढ़, डॉक्टर साहब, पूरे इस खित्ते आजमगढ़ पे अगर कोई मुशायरा जौनपुर आजमगढ़ साजिद खान आदमी से बड़ा मुशायरा कोई करवाता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा जब मुशायरे का साजिद साहब ने मुझे लगता है परमानेंट सदस्य बना दिया, मुझे तो मैंने इनसे कहा यार कुछ बदलो, मगर ये मानते नहीं। मुझे खुशी हुई कि कम से कम हमारे सीनियर डॉक्टर रहमान साहब को आपने आज बनाया। तो इस मुशायरे इस नशिस्त में मेरा हाजिर होना लाजिम है, वरना आदमी दिल में क्या सोचता है उसका तो कोई इलाज है नहीं। इसलिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं, मुझे खुशी हो रही है। वाकया यह है कि नशिस्तों में मुझे ज्यादा मजा आता है और मेरी ज्यादा कोशिश रहती है। ये शाम साहब तशरीफ रखते हैं, शायर है, वहां पर है, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन लगता है बैंड की उससे आपने कुर्सी संभाल रखी है। मैं आपके बीच में हाजिर हूं। हजरत, ये मुशायरा बहुगुणा जी की याद में आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन उनका अमेरिका में इंतकाल हुआ था, वफात हुई थी वहां पर। आज उनकी बरसी है, उस मौके पर साजिद खान आज़मी ने ये नशिस्त ऑर्गेनाइज की है। मुशायरा जैसा आप जानते हैं, कोरोना पे मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, मेरी अपनी एक राय है। और वो 25 मार्च को लगा था, 27 तारीख को मेरा इंटरव्यू जो 28 तारीख को यूट्यूब पर पोस्ट किया गया पिछले साल मार्च में, वो मौजूद है। मेरी अपनी राय है कि ये सब क्या हो रहा है, इस वजह से वो प्रोग्राम नहीं कर सके। छोटा मुशायरा नशिस्त का ऑर्गेनाइज किया, वो एक अलग बात है, उसमें मैं जानना चाहता कि शुराए कराम को सुनने का इस तरह की अदबी नशिस्तों में ही मौका मिलता है, वरना अवामी मुशायरों में तो वो फिर जो वहां पर जिस तरह की जिमचड़ी होती है और आमतौर पर एक 10-15 गज का जो सामने का की जगह होती है, उस पे जो कब्जा होता है इस एज ग्रुप का, वो तो फिर उस तरह के अशार सुनना चाहता है कि जो आप समझ रहे हैं। ये वाकया है।
मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना, छोड़िए दूसरा मिसरा मुझसे इस जगह पर कहा नहीं जाएगा। आयु वफा साहब तशरीफ रखते हैं, इनके कलाम से मैं बहुत मुतासिर हूं, क्योंकि ये जो कलाम पेश करते हैं उसमें उसका आखिर का आप देखिए कि उसका निचोड़ क्या होता है। शायर हंसी मजाक में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, समझने की नजर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो शोराए कराम यहाँ पर हैं उनको इस बात का एहसास है, होता है, नशिस्तों में जाते हैं कि जो अवामी मुशायरे होते हैं उससे हटकर के कलाम पेश करेंगे, मुझे सुनने का मौका मिलेगा। ये बहुगुणा जी के नाम से नशिस्त मंसूब है। उर्दू के दिलदादा थे बहुगुणा जी, उर्दू से मोहब्बत करते थे और बेपनाह मोहब्बत करते थे। मेरी उनकी मुलाकात वैसे तो जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे अलीगढ़ मूवमेंट में तब उससे हुई, मैं उनसे मुतासिर हुआ और उसके बाद उनका मेरी जान पहचान हुई, मुलाकात हुई। तो जब वो चीफ मिनिस्टर होकर के आए तो मेरी निगाह पड़ी कि उन्होंने एक अपने मकान पे चीफ मिनिस्टर हाउस के ऊपर एक तख्ती उर्दू में लिखी हुई लगती, उर्दू में लिखी हुई। आजकल तो शोराए कराम और अदीब भी हिंदी में लिख करके लेके आते हैं। बहार चाहे तो ले जाए हमसे रंगे हयात, हमारा खून जिगर है हर एक चमन में। और ये तख्ती उनके साथ चलती रही। चीफ मिनिस्टरशिप चली गई, हट गए, जनता पार्टी बनी। जब वो 5 नंबर सुनहरी बाग पे गए और फाइनेंस पेट्रोलियम मिनिस्टर हुए, फाइनेंस मिनिस्टर हुए, तो तख्ती तब भी वहां लगी नहीं। वहां से हट गए, रिजाइन किया, इस्तीफा दे दिया, बंगला खाली कर दिया। अब यही होता है, आज तो लोगों को बंगला खाली कराने के लिए सरकार नोटिस देती है। वो कहते हैं मुझसे बदला ले रही है, मुझे निकाल रही है, फला कर रही, ढेका कर रही है, कोर्ट में केस करते हैं और कुछ दिन चलते रहे। लेकिन उन्होंने जैसे ही पार्लियामेंट की सीट छोड़ी, आज तो हर कोई पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देता है, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव के बाद उन्होंने असेंबली से दिया था। पार्लियामेंट से इस्तीफा देने वाला जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी 1980 में चुनाव लड़ने के बाद, जिससे मैं भी लड़ा था 1980-1991 में 2 चुनाव लड़ा हूं मैं यहाँ। तो उसके बाद जब पार्टी छोड़ी उन्होंने, तो उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया। देखिए, फॉलो करना एक अलग चीज है, लेकिन लीड लेना, he was first man to resign from लोकसभा। आचार्य नरेंद्र देव ने असेंबली से दिया था। अब वो आजकल तो एक कॉमन बात हो गई, लेकिन लीड लिया उन्होंने। फौरन 5 नंबर सुनहरी बाग रोड खाली कर दिया। 81 लोधी स्टेट चले गए, नहीं पहले बान पे शाहजहां रोड के भट्टाचार्य एमपी थे, उनके चेले उन्हीं के यहाँ रहते थे। वो तख्ती वहां लगी हुई थी, बाहर चाहे तो ले जाए हमसे रंगे हयात, कोई तख्ती, वो कोई चीज छूट जाए मगर तख्ती नहीं छूटती थी। फिर वो जब जीत गए गढ़वाल से मिसेस गांधी को चैलेंज करने के बाद, तो वो 81 लोधी स्टेट के ऊपर वो लगी हुई थी। वो जहां जहां गए, बाद में उन्होंने लोधी कॉलोनी में बंगला लिया जब वो पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा, कहते थे अक्सर कि मैंने स्वराज की लड़ाई से नहीं लड़ी थी, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते बंगला ये जगह अलाट करवानी पड़ी। बहुत अफसोस करते थे इस बात पर, लेकिन कह लगे भाई क्या करें, जनता की सेवा करना है। अच्छा, जिंदगी उनकी खुली हुई किताब थी। लोगों की इतनी गलत फहमियां होती हैं। इलाहाबाद में उनका मकान था, उनके सामने बहुगुणा मार्केट थी, तो लोग मुझसे कहते थे क्या बात करते हो, इतनी बड़ी मार्केट बहुगुणा जी ने बनवा रखी है, बहुगुणा मार्केट। उनको पता नहीं था कि वो बहुगुणा जी के नाम की भी मार्केट नहीं थी, किसी दूसरे बहुगुणा के नाम पर। और जिस मकान में रहते थे उनका किरायादार आता था, तो मैं तो भाई बहुत करीब था, तो हम रहते थे बैठे। तो कहने लगे कि अरे भाई ये मेरे मालिक मकान है। वो कहता था अरे साहब, बोले नहीं नहीं भाई इसमें गलती क्या है, तुम मालिक मकान हो, मैं किराएदार हूं, अभी जाओ मुझे निकाल के बाहर कर दो। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, ये लीडरशिप। मेरे साथ हमारे गांव के एक साहब गए, पिछली मरतबा वो यहाँ आए थे, वो क्या कहते हैं अनवर साहब, आप फिर वो
वो मुरेठा उठा बांधे, धोती और कुर्ता वो बिल्कुल उसमें है। वो गए वहां पर, फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुझसे कह लेंगे, मैं वही रहता था बहुना जी के साथ भी, मैंने 6 महीने 5 नंबर स्कनरी बाग रोड में रहा। तो कहने लगे कि बहुना जी से नहीं मिल सकते? मैंने कहा हाँ अभी मिलवाता हूँ। कोई गवर्नर बैठा बात कर रहा था, मैंने कहा निकल ले तो अभी बात करवाता हूँ। फिर मैं गया, बहुना जी बैठे थे, उनको बैठा दिया यहाँ, मैं यहाँ बैठ गया। जब वो बात करने लगे तो उन्होंने अपना जूता उतारा, हमारे जो गांव के हैं, और झोला लिए हुए थे। ये मेरा झोला है, खबरदार कोई छुए ना। उस तरह का नहीं झोला होता था। और पलथी मान करके सोफे पर बैठे, पलथी मान कर जूता उतार कर। बहुना जी नीचे वाला सोफा था, मैंने इनका पैर धीरे से ऐसे ही किया, क्या करा? तो समझ गए, वो लगे जो पैर नीचे करें। बहुना जी देख लिया, अरे बोले चचा आप पैर ऊपर रखिए, ये आप ही लोगों के लिए है। और उनको पैर नीचे नहीं रखने दिया। मेरे घर आए जब गांव में, तो बहुना का एक बड़ा नाम था भाई, तो तमाम लोग आए हमारे यहाँ, भरोटी के, हरिजन भरती के लोग सब आए हुए थे। वो दूर बेचारे बैठे हुए थे, लेडीज आई हुई थी। बहुना जी बात करते बढ़ते रहे, उसके बाद उनकी निगाह पड़ी, अरे बोले औरतें वहां, वो सीधे वहां चले गए। वो पीछे बांस की बूटी उटी भी थी, वहां चले गए। अरे वहां जाके हाल चाल लिया। आज बहुना जी की इंतहाई सख्त जरूरत है। आज का जो माहौल है, क्या बात है, क्या बात है। बहुना जी का उस जमाने में ब्लिट्स में और बाद में कई बारों में रिपीट हुआ, मुसलमान बागी हो सकता है गद्दार। क्या बात है, क्या बात है। ये हेडिंग करके वहां मजमून उनका इंटरव्यू छपा था। वो इंटरव्यू रिप्रोड्यूस हुआ हिंदी में, अंग्रेजी में और दूसरे अखबारों के अंदर। कितनी बड़ी बात कह दी कि मुसलमान बागी हो सकता है गद्दार। बहुना जी कहते थे कि हम दौलत और सियासत को एक हाथों में कैद नहीं होने देंगे। बहुना जी का कहना था कि कहीं बाढ़ आती है, कहीं नदियां सूखी रह जाती हैं। नदियों को जोड़ने का काम होना चाहिए ताकि जहां सैलाब आया है वहां का पानी यहां सूखी नदी के अंदर आ जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डेथ के बाद, मैं समझता हूं 95-96 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप किया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में दे करके एक जजमेंट वहां फैसला हुआ। बहुना जी की छोटी छोटी चीजों पर बड़ी नजर थी। मुझसे कहने लगे कि तुम्हें पता है कि मैं 2 मिनट 4 मिनट आपको देना चाहता हूं, अगर बड़ी अच्छी बात हो रही है। कहने लगे तुम्हें पता है कि मैंने यूपी का चीफ मिनिस्टर बनकर कैसे इतने बड़े बड़े काम कर दिए। लोग कहते हैं बहुना ने ये किया। कहने लगे कि मैं गरीब घर का पटवारी का बेटा इलाहाबाद आया पढ़ने, राजनीति में घुस गया, नेता बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। तो कहने लगे कि गुर्बत का आलम ये था, इलाहाबाद में पढ़ने आया रह गया कि जब मैं साइकिल से जाता था तो पेड़ से लकड़ी वकड़ी गिरी रहती थी, तो मैं उठ करके लकड़ी को कैरियर में फंसा लेता था। यहां से मेरी लाइफ शुरू हुई। और अंग्रेज हुकूमत ने 10,000 रुपए का उनके ऊपर जिंदा या मुर्दा इनाम रखा। उनकी अहमियत क्या थी बहुना जी। तो कहने लगे कि वहां से मैं निकला, तो मैं जब वजीर हो गया और मुझे लगा कि मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं, इस तरह की बात, तो मैं उस जमाने में जब कहीं गुजरता था तो मैं कहता था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये करूंगा। एक डायरी रखता था, उसमें नोट कर लेता था। जब मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो मैंने वो डायरी निकाली और काम करने का स्टाइल। अलीगढ़ में दंगा फसाद हुआ, स्काई लार्ड नाम का एक होटल था अपर कोर्ट के ऊपर, वहां पर कब्जा करके पीएससी वहां बैठ गई और स्काई लार्ड होटल मुसलमान का था, जब्त की शक्ल हो गई एक तरह से। पीएससी बैठ गए, चीफ मिनिस्टर हुए तो वो लोग आए। बहुना जी ने कहा कि आपसे पहले मैंने कर लिया, जाइए आपको खाली मिलेगा। उन्होंने डीएम से कहा कि अभी ये लोग जा रहे हैं ट्रेन पकड़ करके, तब वो तो था नहीं कि गाड़ी दवाई पहुंच गई, गाड़ियां वाड़ियां कहां उस तरह की होती थी, ट्रेन रात को रिजर्वेशन होकर जाए आएंगे।
उन्होंने कहा कि सुबह इनको होटल खाली मिलना चाहिए और होटल का जो मालिक है उसको बुला करके तुम पूछो कि पर मंथ वो कितना कमाता था। इन जितने महीनों 1.5-2 साल तुम्हारा जो कब्जा रहा है, हर महीने का जोड़ करके उसकी दुगनी रकम उसकी दो जुर्माने की शक्ल। ये गए तो होटल खाली। कहने लगे, भगुना जी कहते थे मुझसे, देखो फैजान, चीफ मिनिस्टर अगर ये कहता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, नहीं कर पाता तो झूठा है। वज़ीर आज़म कहता है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाता मुल्क के अंदर तो झूठा है। जो यहाँ का जो निजाम है, जो चाहे आप काम कर सकते हैं। अब काम करने का मौलाना शरीफ की महली थी, कुछ बात होने लगी, वो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर से कहने लगे कि जाइए मौलाना, कुछ बात हुई तो कहने लगे ठीक है कल मौलाना मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। उसने कहा हुजूर मेरे पास फोन नहीं है। फिर वो बात करते करते रहे, फिर उन्होंने कहा ठीक है कल आपसे फोन पे बात होगी। कहने लगे अरे हुजूर मैंने अर्ज किया कि मेरे पास फोन नहीं है। बोले आप जा कब कर रहे हैं? बोले कि मैं तो रात की गाड़ी से जाऊंगा, कल पहुंच जाऊंगा। बोले जाइए ठीक आपसे बात होगी। वो समझे कि ऐसी ही बात होगी। वहां पहुंचे तो फोन लगा। उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे रहमान, उनसे कहा तो वहां किसी को फोन किया और कहा जाके उनके नाम पर पैसा जमा कर दो और लाइन खिंचवाओ, मतलब प्रॉपर ढंग से उनके घर पे उनके नाम से लाइन खिंची हुई रखी। काम करने की जो स्टाइल थी समझा आपने, वो भगुना जी से कोई सीखे। अब आजकल क्या होता है, इस सारी पार्टियों का एक वो है कि अपॉइंटमेंट नहीं, वहां सिस्टमेटिक वो लाइफ उनकी होती थी। वो कहते थे कि भाई देखिए मैं एक हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरा मजहब मेरी दहलीज के अंदर है। दहलीज के बाहर जब मैं आया तो मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं संविधान की रक्षा करने वाला हूं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला हूं, मैं सबके लिए बराबर हूं। और कहने लगा कि मुसलमानों का मैं इसलिए काम करना चाहता हूं कि मुसलमान दौड़ में पीछे हैं, मुसलमान पीछे रह जाकर हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकते। हिम्मत होनी चाहिए। सांगली में जाकर के उन्होंने शिवाजी के खिलाफ तकरीर दी। मैं उनके पास बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग गए, एक भी उनके अंदर, जस्टिस मेहरोत्रा भी रिटायर्ड, एक भी मैं समझता हूं मुस्लिम सिटिंग देयर, एक नफीस साहब थे, बाकी सारे गैर मुस्लिम थे। औरंगजेब के लगे वो करने के लिए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब, उन्होंने कहा कि जब मथुरा की मंदिरों को देखा है आपने? कहने लगे नहीं। कहने लगे हर राजा जो है वो अपने दिफा के लिए, अपने मुल्क को एक्सपेंड करने के लिए काम करता है। औरंगजेब भी वही कर रहा था। जब आप बागियाना तेवर अपनाएंगे और मथुरा के मंदिरों को नहीं देखा है तो जाके देखिए, बड़े बड़े मंदिर है, तहखाने हैं। जब तहखाने में आप गोला बारूद रखेंगे, जब तहखाने में हथियार रखेंगे और वहां से जंग छेड़ेंगे तो औरंगजेब क्या करेगा? औरंगजेब नहीं, रूलर क्या करेगा? ये बहुत क्लारिटी उनके दिमाग में थी और वो आज उनकी सख्त जरूरत है। मुझे याद है साजिद खान आदमी बैठे, इन्हीं के मुशायरे, उत्तराखंड के गवर्नर थे अजीज कुरैशी साहब, वो सिटिंग गवर्नर आए वहां से देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से बनारस, बनारस से यहां तक आए। डाक बंगले में खाना खाने के बाद जब पत्रकार वहां मिले कि साहब आप जा रहे हैं वहां? कहेंगे हाँ। भगुना जी के नाम पर है? कहेंगे कि साहब भगुना जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि इस नीड ऑफ द आवर, आज भगुना की जरूरत है। हिंदुस्तान भगुना को चाहता है, भगुना जैसे शख्सियत को चाहता है। मुझे अफसोस है कि आज जो हमारे बीच में नहीं है। और मैं समझता हूं कि साजिद खान आजमी ने इस नशिस्त को इन्नेकाद करके बहुत बड़ा जो उनके नाम से मंसूब किया है, मुशायरा भी उनके नाम से मंसूब करते हैं। मुझे मेरा यकीन है कि आज शुराए कराम को भी अच्छे ढंग से सुनने का मौका मिलेगा।
उर्दू के ताल्लुक से तो अगर जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची इतनी जवानी तक, मुझसे अक्सर लोग मैं डिफर करता हूँ। और अक्सर लोग जो दानिश्वर है इस मुल्क का, दानिश्वर मतलब दानिश्वर तो बहुत जगह है, लेकिन दानिश्वर जो मंजर आम पर है, जो उर्दू के नाम पर अगर मैं कहूँ कि बहुत खुशहाल है माशाअल्लाह, तो वो उसको कैसे करते हैं। असल में होता ये है कि शोराए कराम, ये जो टैलेंटेड हैं वो आपको यहाँ छोटी जगहों पर इतना मिल जाएंगे कि वो मंजर आम पर किन्हीं हालात की वजह से नहीं आ पाते। जो मंजर आम पे आ जाते हैं वो बहुत बड़े शायर बन जाते हैं। ये एक अलमिया है या कि चलता रहा है, होता रहा। मैं जौनपुर में था, कोई जानता भी नहीं, वो गुंटी में बैठा करते थे, हमारे बड़े भाई साहब पढ़ते थे, वसीम नाम था, वसीम जौनपुरी। कोई उनको जानता नहीं। रउद्दीन साहब बहुत तहकीक करते हैं, आपने भी नहीं समझा आपने। अब उन्होंने रुबाई पढ़ी, मुझे याद है। अब देखिए शेर, मैं वो पढ़ के फिर बात खत्म करूंगा। वो लरसते होंठ एक बेकस के हंगामे सवाल, वो लरसते होंठ एक बेकस के हंगामे सवाल, जैसे मौजे मुस्तरिब साहिल से टकराया करे, और जिस तरह तायर कोई उड़ जाए शाखे बेस से, और वो मानूस गम तादेर थराया गया। ये रुबाई है। अब वो शायर आपको पता नहीं बेचारे, समझा आपने। तो इस तरह के बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, टैलेंट आ नहीं पाता ऊपर, समझा आपने। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे शोराए काना हमारे बीच में है, अब मुशायरा होता है, मुशायरे में ऐसे ही लोगों को बहरहाल बरो करना, जो कन्वीनर होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। अब उस तरह के मुझे मजबूर अगर बोलूं सूरी को चढ़ा देना, तो उसके बिना मुशायरा कामयाब नहीं होता। अब मैं मजाक में वहां कह रहा था, और मजाक में ऊपर से दोहरा देता हूं, मैंने कहा कन्वीनर साहब से कि मेहमानी लापता है। अब वो जो मुशायरे में रहे होंगे जहाँ ये बात हुई थी, उनको पता होगा। तो ये होता है, बुलाना पड़ता है उनको। ये बहुत सी चीजें इस तरह की हैं। अब टीनेजर जो सामने बैठते हैं, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बस वो इश्क का नाम आया लोटपोट हो जाते हैं, हुस्न का नाम आया लोटपोट हो जाते हैं। मैंने एक मरतबा कहा कि भाई इश्क की डिफिनीशन, इश्क की परिभाषा, इश्क की जो तारीफ है उसको भी जरा समझने की कोशिश करो। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का कलाम, इश्क है सहबाए शाम। इस तरह से अगर आप इकबाल का पढ़ें तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि भाई मुझे इश्क पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं लाख का ढेर है। मैंने कहा इश्क की माने मतलब तलाश करने हो तो इस तरह से तुम को तलाश करना चाहिए। और मैंने आपका वक्त लिया, माफी चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ था और मैंने हुक्म कबूली की, लेकिन बारह चलिए हम अदालत में यही करते हैं, जज हमारा फाइल फेंकता रहता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ उर्दू के ताल्लुक से, क्योंकि अदालत की बात आ गई। 4 नवंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी जबान डिक्लेयर कर रखा, इस माने में कि जो 1989 के अंदर जो कानून बनाया गया था कि उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी जबान होगी, उसको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने चैलेंज कर दिया था। और वो मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में 2014 में उसका फैसला आया 4 नवंबर को। उसने मोहर तस्दीक सब की कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का कहना गलत है, उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, उसको सही ढंग से बनाया गया है, कोई कानूनी लफना नहीं है। जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उस वक्त वो 5वें जज थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, और उस जमाने में जस्टिस लोढ़ा थे।
उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन बहरहाल उर्दू के साथ सौतेलापन का सलूक तो पहले भी होता रहा है, आज भी। आज तो हम ये उम्मीद किए बैठे हैं कि आज तो उर्दू क्या हर फ्रंट में हमारे साथ सौतेला सलूक हो रहा है। लेकिन बहरहाल हम हालात से नजर आवला रहेंगे। रंज से फुवर हुआ हिस्सा तो मिट जाता है, रंज मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई, इंशाअल्लाह इसको फाइट करेंगे। खुदा के